आज से 150 साल पहले एक छोटे से कॉटन ट्रेडर ने भारत को बदलने का सपना देखा, इस बात से बिल्कुल अनजान होकर कि उनका यही सपना एक दिन ऐसे बिजनेस एम्पायर को जन्म देगा जो न केवल भारत को बदलेगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों को भी जीत लेगा। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। साल 1839 जमशेदजी टाटा का जन्म होता है। 1858 में जमशेदजी टाटा की एजुकेशन कंप्लीट होती है और फिर पिता के साथ मिल करके कॉटन ट्रेड का बिजनेस करने लगते हैं। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बावजूद उनका बिजनेस काफी बड़ा बन चुका था। लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन से ट्रेड कर सेटिस्फाई नहीं थे, वो खुद कॉटन से क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना चाहते थे। इसीलिए 1877 में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल सेटअप की और मैन्युफैक्चरिंग चालू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स अपने काम में ज्यादा सीरियस नहीं थे। ऑलमोस्ट हर दिन 20% वर्कर्स अब्सेंट हो जाते थे, हफ्तों में कई छुट्टियां लेते थे और ज्यादा देर तक काम भी नहीं कर पाते थे। जमशेद जी ने इसके लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड की स्कीम लॉन्च की, मतलब अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलने वाली थी। दूसरा, उन्होंने वर्कर्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाया और फाइनली फैमिली डेज और स्पोर्ट डेज जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए। इन्हीं इवेंट्स में अच्छा करने वाले वर्कर्स को सबके सामने रिवॉर्ड भी किया जाता था। इन सभी इनिशिएटिव से वर्कर्स काफी वैल्यूड फील करने लगे, जिससे उनके अटेंडेंस और परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हुई। इनमें से कुछ स्कीम तो इतनी फ्यूचरिस्टिक थी कि पूरी दुनिया ने तब तक किसी ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया था। 1880 में जमशेद जी ने देखा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस होने के लिए और इंडिपेंडेंस को सस्टेन करने के लिए इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा और सभी एसेंशियल प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही बनाना होगा। इसीलिए उन्होंने अलग अलग एरियाज में और भी इंडियन बिजनेस बिल्ड करना चालू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी फार्मिंग की शुरुआत की, जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज भी पंचगनी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग और जेम्स फैक्ट्रीज के लिए जाना जाता है। जमशेद जी ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बैंगलोर और मैसूर का वेदर फ्रांस जैसा है। उन्होंने बैंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी, टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी और लोकल फार्मर से सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग करवाई। उनके इसी इनिशिएटिव से इंडिया को बैंगलोर सिल्क और मैसूर सिल्क साड़ी जैसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स मिले। जमशेद जी अपने होम टाउन बॉम्बे को बहुत पसंद करते थे और जानते थे कि शहर की डेवलपमेंट के लिए वहाँ एक वर्ल्ड क्लास होटल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 1898 में द ताज होटल बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पर्सनली कंस्ट्रक्शन और डिजाइन प्रोसेस में हिस्सा लिया। उनका विजन था कि होटल का हर रूम समुंदर को फेस करे और गेस्ट को ऐसा फील हो जैसे वो पानी में फ्लोट कर रहा हो। 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पूरे बॉम्बे की पहली बिल्डिंग थी जिसमें लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। जमशेद जी ने ऐसे कई इनिशिएटिव्स किए, लेकिन उनका सबसे इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव था स्टील का बिजनेस करना। इंडिया में कंस्ट्रक्शन, रेलवेज और मैन्युफैक्चरिंग जैसी हर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टील की बहुत जरूरत थी। इसीलिए उनका सपना था इंडिया में ही स्टील प्लांट खोलना। उन्होंने अपनी लाइफ के 17 साल इंडिया में जगह जगह आयरन ढूंढने में लगा दिए। स्टील बनाने के लिए आयरन सबसे इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, लेकिन सैडली जमशेद जी को लगातार फेलियर का सामना करना पड़ा। फिर अल्टीमेटली 1899 में उन्हें बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन और रिजर्व मिल गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आयरन और माइनिंग और एक स्टील प्लांट सेटअप करना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जमशेद जी खुद अपनी आंखों से इंडिया में स्टील बनता नहीं देख पाए, क्योंकि 1904 में 65 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी। जमशेद जी के विजन्स और उनके ड्रीम्स इतने ग्रेटफुल थे कि उनके जीते जी इन सब का पूरा होना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उनके बाकी सब ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बेटे दोरावजी टाटा ने। जमशेद जी का मानना था कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च और एजुकेशन में वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत पीछे है। वो इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे जो वर्ल्ड क्लास रिसर्च और साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे। इसीलिए दोरावजी टाटा ने मैसूर के महाराजा की मदद ली और 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंसेस को एस्टेब्लिश किया। नोबेल लॉरिएट सीवी रमन IISc के फर्स्ट डायरेक्टर बने। आगे चलकर IISc में इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट द हंसा के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। एजुकेशन के अलावा जमशेद जी ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का भी सपना देखा था। इसी प्रोजेक्ट में गोवा महाराष्ट्र में पड़ने वाला दूध सागर फॉल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किया जाना था। दोरावजी टाटा ने 7000 वर्कर्स को इन्वॉल्व किया और आर्टिफिशियली लेक्स, डैम्स और चैनल्स बनवाए। 1911 में प्लांट रेडी हुआ और पावर जनरेशन स्टार्ट हुई। मुंबई की कई मिल्स और बिजनेसेस को इसी पावर प्लांट से पावर मिलना चालू हो गई और आज इसी कंपनी को हम टाटा पावर के नाम से जानते हैं। फाइनली जमशेद जी ने जो स्टील प्लांट का काम स्टार्ट किया था उसे भी दोरावजी टाटा ने पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली।
1907 में उन्होंने एक लिमिटेड कंपनी और स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ का आईपीओ भी अनाउंस किया। उस समय स्वदेशी आंदोलन चलने के 2 हफ्तों में ही 8,000 लोगों ने इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील और आयरन कंपनी यानी टेस्को रखा गया और फाइनली 1912 में टेस्को ने पहला स्टील प्रोड्यूस किया। इसके 2 साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गई और ब्रिटेन की स्टील डिमांड एकदम से शॉर्ट अप हो गई। उन्हें टैंक्स, ट्रक्स, रेलवेज इन सब के लिए स्टील चाहिए था। टेस्को के प्लान ने दिन रात काम किया और इस डिमांड को पूरा किया। वॉर के खत्म होने के बाद उस समय के वाइसराय ने टेस्को के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया और जिस टाउन में टेस्को का प्लांट था उस टाउन को जमशेद जी के नाम पर जमशेदपुर रख दिया गया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर रख दिया। दोराबजी टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का बिजनेस कई गुना बढ़ चुका था। 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हो गई और जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील पावर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, बैंकिंग और इंश्योरेंस जैसे बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई कर दिया था। दोराबजी टाटा के बाद 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने फैमिली के यंग मेंबर जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा ने 1925 में ही बिजनेस सीख लिया था और वो टेस्को के प्लांट में काम सीख रहे थे। वो हमेशा एविएशन में काफी इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने 1932 में टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली इंडिया की पहली एयरलाइन बनी। इसकी पहली फ्लाइट खुद जे.आर.डी. टाटा ने उड़ाई थी, जिसके बाद वो इंडिया के फर्स्ट एवर कमर्शियल पायलट बन गए। चेयरमैन बनने के बाद जे.आर.डी. टाटा ने देखा कि इंडिया को सोडा एस और कास्टिक सोडा जैसे एसेंशियल केमिकल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ये ऐसे केमिकल्स थे जो ग्लास, टेक्सटाइल, सॉल्ट और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आते थे। वो चाहते थे कि इन प्रोडक्ट्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, इसीलिए 1939 में उन्होंने गुजरात के मीठापुर टाउन में एक केमिकल प्लांट बिल्ड किया और ऐसे ही शुरुआत हुई टाटा केमिकल्स की। वही टाटा केमिकल्स जो आज हमें टाटा सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर करता है। केमिकल बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन जे.आर.डी. का अभी भी ड्रीम एयरलाइन बिजनेस को ग्रो करने का था। इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सभी प्लेन्स को सीज कर लिया, जिस कारण टाटा एविएशन सर्विसेज रातों रात बंद हो गई। लेकिन वॉर जैसे ही खत्म हुई वैसे ही जे.आर.डी. ने एयरलाइन बिजनेस में एंट्री करने का फैसला कर लिया और इस तरह 1946 में शुरुआत हुई एयर इंडिया की। एयर इंडिया की क्रू को उनकी वर्म और रिटेंट वर्क सर्विसेज के लिए जाना जाता था। उनकी फ्लाइट का फूड, क्लीननेस और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट टॉप क्लास था। इवन इनका मैस्कॉट एक महाराजा था जो एयरलाइन इंडिया की हॉस्पिटैलिटी और रॉयल स्टैंडर्ड को दर्शाता था। साथ ही साथ एयर इंडिया हमेशा शेड्यूल के हिसाब से चलती थी। इन सब के कारण न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल भी एयर इंडिया को वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन के तौर पर जाना जाता था। एयर इंडिया को जे.आर.डी. अपनी चाइल्ड की तरह ग्रो कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इसी एयर इंडिया को उनसे एक झटके में छीन लिया। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सोशल इकोनॉमिक मॉडल को अपनाया था, जिसका मानना था कि देश की इंपोर्टेंट इंडस्ट्री जैसे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए ताकि ये इंडस्ट्रीज प्रॉफिट से ज्यादा पब्लिक की सर्विस पर फोकस करें। इसीलिए 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले लिया गया। नेशनलाइजेशन के बाद एयर इंडिया का एक ट्रेजिक डिक्लाइन चालू हो गया। सर्विस, पंक्चुअलिटी और सेफ्टी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई, जिसमें अल्टीमेटली एयर इंडिया ने अपना एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड खो दिया। लेकिन एयर इंडिया के सेटबैक के बाद भी जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप को ग्रो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस के बाद भी देश में कोई इंडियन कॉस्मेटिक ब्रांड नहीं है, इसीलिए उन्होंने लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में लक्ष्मी होता है। जे.आर.डी. ने इस ब्रांड को एक इंडियन नाम नहीं दिया। उन्हें पता था कि इंडियन वुमेन फॉरेन ब्रांड से ऑब्सेस्ड थी और फॉरेन ब्रांड को ही हाई क्वालिटी मानती थी, इसीलिए लैक्मे नाम देकर उन्होंने इस कॉस्मेटिक ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल की इंस्पिरेशन दी। लेकिन रियलिटी में लैक्मे का मतलब अभी भी इंडिया से डीप कनेक्टेड था। इसके अलावा जे.आर.डी. ने जमशेदपुर में एक रेलवे इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को खरीद लिया और शुरुआत की टाटा लोकोमोटिव और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की, जिसे बाद में लको कर दिया गया। इनिशियली लको केवल रेलवेज के लिए इंजन बनाती थी, लेकिन जे.आर.डी. ने जल्द ही ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंड कर दिया। उन्होंने टाटा 407 ट्रक लॉन्च किया जो अपने स्लिम और स्ट्रॉन्ग डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर था और इंटरनेशनल ब्रांड्स को हिट करते हुए इसने 70% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। इंजन और ट्रक बनाने वाली इसी टेल्को कंपनी को आज हम सब टाटा मोटर्स के नाम से भी जानते हैं। बिजनेसेस के अलावा जे.आर.डी. टाटा ने इंडिया को उसके सबसे कठिन वक्त में हेल्प भी की। 1962 की इंडो चाइना वॉर और 1965 की इंडो पाक वॉर के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट को हर तरह के सपोर्ट का एश्योरेंस दिया। उन्होंने टाटा के इंजीनियर्स को दिल्ली भेजा ताकि वो देश के मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में हेल्प कर सके। उन्होंने अपने एयर इंडिया का एक्सपीरियंस यूज किया
और इंडियन एयरफोर्स के लिए 10 ईयर डिफेंस प्लान भी बनाए। इस रिपोर्ट में सिग्नल इक्विपमेंट, रेडार और स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड थी। गवर्नमेंट और इंडियन एयरफोर्स को इस रिपोर्ट से काफी मदद मिली और जेआरडी टाटा के इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें एयरफोर्स में ऑनर एयर कमांडो की पोस्टिंग भी दी। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा कंपनी का नंबर 84 तक पहुंचा दिया था। 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और 2,70,000 एम्प्लॉइज थे। लेकिन अब 87 की एज में समय आ चुका था कि अब वो टाटा ग्रुप की कमांड किसी और को सौंप दे। इसीलिए जेआरडी टाटा ने नए चेयरमैन के तौर पर फैमिली के प्रोमिसेबल मेंबर को चुना और ये नए चेयरमैन थे सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से करीब 30 साल पहले 1962 तक रतन टाटा यूएस में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि तभी उन्हें जेआरडी टाटा का लेटर आया जिसमें उन्हें इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने को कहा गया था। रतन टाटा ने इंडिया आकर टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम किया। उनके डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर उनको एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने इम्प्रेस मिल्क को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया था। लको में मेजर लेवल अनरेस्टेड को सक्सेसफुली रिजॉल्व किया और टाटा की लको कंपनी जो पहले टेलीविजन और रेडियो वगैरह बनाती थी उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ किया था। जब 1991 में रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्हें पता था कि टाटा ग्रुप बाहर से देखने में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन रियलिटी में काफी चीजों में पीछे छूट रहा है। उन्हें लगा कि हाई क्वालिटी जैसे कंप्यूटिंग और एआई में ग्रुप काफी पीछे छूट रहा है और ग्रुप ने बहुत समय से कुछ यूनिक भी नहीं किया है। वो टाटा ग्रुप के थ्रू इंडिया में कुछ रिवॉल्यूशन करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया में ऐसी कोई भी कार नहीं है जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। एक ऐसी कार जो स्पेशली फ्यूचरिस्टिक, अफोर्डेबल और हाई माइलेज देती हो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए कॉस्ट करीब $2 बिलियन थी, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। इसीलिए टाटा मोटर्स ने जुगाड़ लगाया और ऑस्ट्रेलिया में निसान का एक पुराना प्लांट 1/5 कॉस्ट में खरीद लिया। इस पूरे प्लांट को डिस्मेंटल करके इंडिया लाया गया और पुणे में इसे रिबिल्ड किया गया। रतन टाटा ने खुद कार को डिजाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया। ये एक पहली इंडियन मैन्युफैक्चर कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडिया से इंडी और कार से कार और इन्हें जोड़कर बनी टाटा इंडिका। इंडिका ऑटोमोबाइल्स के बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डाटा एंट्रिंग और बुक कीपिंग का था, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल का था। इसीलिए रतन टाटा ने टीसीएस का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हटाकर सॉफ्टवेयर सर्विस पर ले आए, जिसके बाद टीसीएस ने इंडिया की इवन वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाना चालू कर दिया। रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी लाया, जिससे कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग भी मिली और इन्हीं स्टेप्स के चलते आज भी टीसीएस इंडिया की बिगेस्ट आईटी कंपनी है। टीसीएस की सक्सेस के बाद रतन टाटा ने फिर टाटा मोटर्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि एक पूरी फैमिली एक ही स्कूटर पर बारिश पे भीगते हुए सफर कर रही है, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक कार अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए पूरी फैमिली को मजबूरी में कंजस्टेड होकर जाना पड़ता है, जो बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। रतन टाटा का ड्रीम्स था कि एक इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांजिशन करना। इसीलिए उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस केवल 1 लाख रुपए होगा। 2009 में अपने प्रोमिस को रखते हुए उन्होंने 1 लाख की प्राइस पॉइंट पे कार लॉन्च की, टाटा नैनो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैनो एक फेलियर साबित हुई। नैनो का सबसे बड़ा एडवांटेज था उसका सस्ता प्राइस और यही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन गया। इंडिया में कार एक स्टेटस सिंबल की तरह देखी जाती है, जिसके पास कार होती है उसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन नैनो के सस्ते प्राइस और उसकी डिजाइन के कारण लोगों ने उसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और इवन कवर्ड ऑटो रिक्शा की तरह ट्रीट किया। जहां दूसरे कार ओनर अपनी कार के कारण प्राउड फील करते थे, वही नैनो के ओनर्स अपनी कार के कारण एम्बैरेस्ड फील करते थे और इसीलिए नैनो एक फेलियर साबित हुई। लेकिन टाटा मोटर्स ने इन फेलियर से कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में काफी कुछ सीखा, जो उनकी लाइनअप में देखा भी जा सकता है। आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। फाइनली रतन टाटा डीपली चाहते थे कि इंडिया की कंपनी को केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना चाहिए। इसीलिए फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने एक के बाद एक फॉरेन ब्रांड को खरीदना चालू कर दिया। जैसे टाटा मोटर्स को ग्लोबल लग्जरी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने जेगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया।
लिया। ग्लोबल टी और कॉफी मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश ब्रांड टेटली और यूएस ब्रांड एटो क्लॉक को खरीद लिया। सिमिलरली टाटा की हर मेजर कंपनियां जैसे टाटा स्टील, टीसीएस, टाटा केमिकल्स और आईएससीएल ने भी एक्विजिशन किए और आज इन्हीं डिसीजन के कारण टाटा ग्रुप का आधा से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप में जो अचीव किया है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो टाइटन द्वारा वर्ल्ड की सीमेंस वॉच बनाना हो या टीसीएस का वर्ल्ड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाना हो। ऑलमोस्ट हर एरियाज में टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की है। रतन टाटा का कहना है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो और अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। टाटा ग्रुप ने हमेशा इसी फिलोसॉफी के साथ बिजनेस किया है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई तो दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनवाए। टाटा ग्रुप अपने इन्वेस्टर, अपने एम्प्लॉयज, अपने कस्टमर और अल्टीमेटली अपने देश को साथ लेकर चला है और इसीलिए आज उन्हें जितनी भी सक्सेस मिली है उससे ज्यादा लोगों की रिस्पेक्ट मिली है। ये कहानी थी टाटा ग्रुप की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा आप मेरी मिस्ट्री ऑफ कैलाश और खान सर स्टोरी को भी देखें।